नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। क्या इजराइल ने अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा सौदा कर लिया है? तमाम सारी चेतावनियों के बावजूद क्या इजराइल ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है जहां से नतीजे उसके लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं, उसकी बर्बादी की शुरुआत भी हो सकती है? ये बातें सुनना अपने आप में अचरज भरा लगता है, क्योंकि ईरान को अभी तक का इतिहास कहता है कि वो विजेता था, विजेता है और विजेता रहेगा, और आज तक कोई जंग हारा नहीं है। तब जबकि पूरा अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ा, तब भी इजराइल जीत गया। तो अब ऐसा क्या हो गया कि इजराइल के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने एक खतरनाक कदम बढ़ा दिया है? हम इसी को आज समझेंगे। जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक चीज़ें हैं उनको समझेंगे, और किस तरह के नए बदलाव आए हैं इजराइल के दुश्मनों की ताकत में, और इजराइल कहाँ कमज़ोर पड़ने वाला है, इस पे बात करेंगे। दरअसल नया विवाद शुरू हुआ अभी हाल में। वैसे तो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार छिटपुट रॉकेट, मिसाइल वगैरह इजराइल पर छोड़े जाते रहे हैं। कभी वो तेल अवीव पे छोड़ देता है, कभी कहीं छोड़ देता है। लेकिन अभी 4 रोज़ पहले गोलन हाइट में एक फुटबॉल के मैदान को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट छोड़े, कुछ मिसाइल छोड़ी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और इनमें बच्चे भी शामिल हैं। कहाँ छोड़ी? गोलन हाइट पे। अब गोलन हाइट क्या है? जो इस इलाके को समझते हैं वो जानते हैं कि गोलन हाइट एक बहुत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है। अगर गोलन हाइट पे कोई काबिज है तो उसके लिए आसपास के इलाकों को नियंत्रित करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये एक पठारी इलाका है, ये हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों के ऊपर खड़े होकर आसानी से आप दुश्मन की गतिविधियों पे नज़र रख सकते हैं। गोलन हाइट इजराइल का नहीं था, गोलन हाइट सीरिया का होता था। 1967 में जब सारे अरब देशों ने चारों तरफ से इजराइल पे हमला किया तो एक लड़ाई हुई, 6 डे वॉर, इसी नाम से वो मशहूर है, 6 दिन की लड़ाई। इस लड़ाई में इजराइल ने गोलान हाइट के ऊपर चढ़ाई की और एक बड़ा हिस्सा सीरिया से छीन लिया। 1971 में इजराइल ने उसे अपना हिस्सा घोषित कर दिया। अब संयुक्त राष्ट्र ने वहाँ एक लकीर खींच दी है, जिसके इस तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ सीरिया है। वहाँ के ज़्यादातर निवासी अभी भी अपने आप को सीरिया का नागरिक मानते हैं। वो अपने आप को इजरायली मानने को तैयार नहीं है, तमाम सारी कोशिशों के बावजूद। उस गोलन हाइट के ऊपर हिजबुल्लाह ने ये मिसाइल छोड़े। ये कौन कह रहा है? हिजबुल्लाह कह रहा है। हिजबुल्लाह कह रहा है हमने नहीं छोड़े हैं बाबा। लेकिन इजराइल कह रहा है और वेस्ट कह रहा है कि नहीं, इसने ही छोड़े हैं। इस बात को लेकर लगातार विवाद चल रहा था, और बहुत सारे देश अभी इन 4-5 दिनों में वार्निंग दे चुके थे इजराइल को, खबरदार कदम मत बढ़ाना। वार्निंग देने वाले वही लोग थे जो पहले भी इजराइल के ऊपर मिलजुल के चढ़ाई कर चुके थे और मुंह की खा चुके थे। 67 की 6 दिन की लड़ाई आखिरी लड़ाई थी इस दिशा में। तो अब उनकी चेतावनी का क्या मतलब है? कोई भी चेतावनी देके निकल जाएगा, लेकिन इस बार चेतावनी कुछ सीरियस चेतावनी है, और वो चेतावनी अमेरिका ने भी दी है। अमेरिका ने भी इजराइल को कहा है कि इस बार तुम खतरे से खेल रहे हो। कैसे? दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी ताकत जो लोग मानते हैं, वो ताकत है उसका आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? एक काल्पनिक गोल गुंबद जो लोहे का बना हुआ है, उसका जो नाम दिया गया इस तरह से, जिसको कोई भेद नहीं सकता। लेकिन ऐसा कोई गुंबद नहीं है, बल्कि एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया इजराइल ने, जिसके बहुत सारे अलग अलग जगहों पर वाहन तैनात होते हैं। और वो वाहन जैसे कि कोई इजराइल की तरफ मिसाइल बढ़ती है, उसको राडार के ज़रिए इंटरसेप्ट कर लेते हैं, और वहाँ से रॉकेट या मिसाइल निकलते हैं जो उसको गिरा लेते हैं। तो ये बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से पूरे के पूरे इजराइल में इसको लगाया गया है, और ये जो है इसको माना जाता है कि ये अवैध है, और इसके रहते इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब ये माना जाता है तो इजराइल खुद भी मानता है कि उसका आयरन डोम अवैध है। बस इजराइल क्या ये कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही इस बार
उसके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। आयरन डोम जितना बड़ा एक लक्ष्य बन गया उसके दुश्मनों के लिए, उतना ही ज़्यादा उन्होंने आयरन डोम को भेदने पर काम किया। इजराइल ने कोई नई और चीज़ नहीं बनाई इस भरोसे कि हमारे पास आयरन डोम है। अब ये वाला मान लीजिए आप हमला देख लें, गोलन हाइट वाला, ये आयरन डोम के रहते हुए मिसाइल गिराई गई, फुटबॉल के मैदान पे गिराई गई, 12 लोग मारे गए। आयरन डोम कुछ नहीं कर पाया। मामले तो बहुत सारे हैं, असंख्य, मैं अभी संख्या बता दूंगा आपको, लेकिन याद कीजिए अक्टूबर में क्या हुआ था। हमास ने जब अंधाधुंध मिसाइल बसाई थी इजराइल के ऊपर, 500-600 लोग मर गए थे, तब भी आयरन डोम रखा का रखा रह गया था। तो ये बार बार आयरन डोम का फेलियर क्यों हो रहा है? आयरन डोम का फेलियर इसलिए बार बार हो रहा है कि जो इजराइल के दुश्मन हैं उन्होंने धीरे धीरे करके आयरन डोम को भेदने की क्षमता हासिल कर ली है। ईरान ने भी, आपको याद होगा, ऐसा ही किया था जब ईरान के अंदर एक उनके नेता की बरसी मनाई जा रही थी, उस दौरान तो वहाँ पर इजराइल ने कुछ अटैक करवाया था। बताया जाता है कि मोसाद ने वो करवाया, कई लोग मारे गए थे। तो उस मामले का बदला लेने के लिए ईरान ने बाकायदा जवाबी हमला किया और जिस हवाई पट्टी को और एयरबेस को वो तोड़ना चाहता था उसने सफलतापूर्वक तोड़ा, आयरन डोम के होते हुए। ये 3-4 किस्से नहीं है, आयरन डोम का जो पूरा हिसाब है, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज़ करके एक इंसाइक्लोपीडिया है जहाँ पर ये जानकारी मिलती है कि कौन सा कब हमला हुआ है, और उसके हिसाब से अभी तक बड़ी संख्या में हमले हो चुके हैं आयरन डोम के होते हुए, और कुल मिलाकर 27,442 मिसाइलें और रॉकेट आयरन डोम के होते हुए इजराइल पर छोड़े गए हैं, जिसमें से सिर्फ 1629 के आसपास इंटरसेप्ट किए जा सके और 50 से ज़्यादा अपने टारगेट पर हिट हुए। जब आप राडार सिस्टम और इतने एडवांस सिस्टम के साथ बैठे हों, ऐसे में 50 अगर टारगेट हिट कर जाए तो ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या नहीं है। बहुत सारे मामले 1 जनवरी 23 में हुआ, 7 दिसंबर 23 में हुआ, मई 23 में हुआ, अप्रैल 23 में हुआ, बहुत सारे, कभी हिजबुल्लाह ने किया तो कभी हमास ने किया तो कभी इस्लामिक जिहाद ने किया, PIJ ने किया। इस तरह से बहुत सारे मिसाइल रॉकेट के हमले इजराइल के ऊपर होते रहे। क्या माना जाए, 2012 से लगातार ये सिलसिला चल रहा है और हर बार एक बेहतर सफलता मिलती है उन लोगों को जो इजराइल से मुकाबला करना चाहते हैं। क्या इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो राडार सिस्टम है, जिसको आप आयरन डोम कहते हैं, वो अब अभेद नहीं रहा? और अगर आयरन डोम अभेद नहीं रहा तो क्या इस बार हमला करके हिजबुल्लाह पर गलती की इजराइल ने? क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह वो ताकत है दुनिया की जिसके पास, दुनिया में अकेला एक ऐसा देश है जो नॉन स्टेट एक्टर है जिसके पास 1.5 लाख मिसाइलें हैं। ये तो खुद इजराइल का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, IDF, वो स्वीकार करता है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलें हैं। वो इतनी बड़ी फोर्स है, दुनिया का सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर है। तो उस हिजबुल्लाह से इन्होंने पंगा लिया है। अब आयरन डोम को लेकर सबसे सनसनीखेज बात सुनिए, और वो सनसनीखेज बात यह है कि अमेरिका ने खुद कहा है कि आयरन डोम अब काम का नहीं रहा। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के हवाले से ये खबर छपी कि आयरन डोम की बैटरी पुरानी पड़ चुकी हैं और वो अब उतनी एफिशिएंट नहीं रही। जिन लोग को नहीं पता कि बैटरी क्या होती है, उनको लगेगा कि कोई कार की बैटरी टाइप की होती होगी, ट्रक की बैटरी टाइप की होती होगी,
मोबाइल की बैटरी टाइप की होती होगी, अलग अलग लोगों के दिमागों में अलग अलग चीज़ें उसकी आ रही होंगी। लेकिन बैटरी ये नहीं होती है। बैटरी होता है वो सिस्टम जो कि एक ट्रक, पूरा का पूरा बड़ा ट्रक होता है। उस ट्रक के ऊपर आपने देखा होगा चौकोर बॉक्स जैसा लगा होता है, जिसके अंदर से एक के बाद एक बहुत सारी मिसाइलें निकल रही होती हैं। तो जो मिसाइल लॉन्चर है ट्रक के ऊपर रखा हुआ है, उस लॉन्चर के साथ साथ आसमान पे नज़र रखने के लिए आधुनिक उपकरण, राडार वगैरह लगे होते हैं। और इस सबको मिला के जो एक यूनिट बनती है वो कहलाती है एक बैटरी। एक बैटरी की कीमत है $5 करोड़। और एक मिसाइल, एक बैटरी से एक इंटरसेप्ट, यानी एक रॉकेट ऊपर से अगर निकल जाए तो उसको इंटरसेप्ट करने की कीमत है $1 लाख। ये होती है बैटरी। तो ये बैटरियां पुरानी पड़ गई हैं और अब उतनी एफिशिएंट नहीं रही हैं, वो चूक कर रही हैं, ये अमेरिका का कहना है। और सिर्फ अमेरिका का कहना नहीं है, इस मामले में हिजबुल्लाह बाकायदा वीडियो रिलीज़ करके ये साबित कर चुका है कि तुम्हारा आयरन डोम किसी काम का नहीं है। क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपना ड्रोन बाकायदा इजराइल की सीमा में भेजा। उस ड्रोन ने एरियल फुटेज बनाए, जहां उसको जो गिराना था, उसने एक पोर्ट पे कुछ अपना रॉकेट वॉकेट भी गिराया ड्रोन ने, और घूम के आ गया, और उसका हिजबुल्लाह ने वीडियो रिलीज किया। ऐसे 2 वीडियो हिजबुल्लाह बाकायदा रिलीज कर चुका है, जिनमें वो साबित कर चुका है कि तुम्हारा आयरन डोम अब नाकाम है। अब स्थिति समझिए, इजराइल एक ऐसे योद्धा की तरह जा रहा है जैसे रावण के नाभि में अमृत कुंड है, ये सामने वाले को पता लग गया था। उसी तरह से जो सिरस्त्राण, यानी सिर पे जो हेलमेट टाइप का होता है, और जो जिरह वख्तर जो शरीर पे पहनते हैं, लोहे की पोशाक, ये सब पहन के जो जाता है योद्धा, ताकि दुश्मन तलवार मारे तो मेरा शरीर ना कटे, वो योद्धा जोश में बढ़ तो गया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिरह वख्तर का तोड़ निकाल लिया है दुश्मन ने। और इजराइल ने जो अभी आज रॉकेट से हमला किया है रिटेलिएशन में, गोलान हाइट वाले हमले के, उसके बाद ये बार छिड़ सकती है। और जब इजराइल उसके बाद धमकी दे रहा था तो सीधे सीधे तुर्की के एर्दोगान ने इजराइल को वार्न किया था कि बहुत बड़े नतीजे भुगतने पड़ेंगे, सावधान। ईरान ने, उसने कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो गाज़ा के खिलाफ लड़ने के लिए एक्टिवली आगे आ सकते हैं। तुर्की का बयान है। तुर्की इस समय धीरे धीरे करके पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश में है। हमारे मालदीव वाला मोइज जो भी वहीं उनके साथ में दोस्ती के चक्कर में ही मोदी जी के साथ पंगे लिया था। तो इसी तरह से ईरान ने भी बड़ी साफ साफ वार्निंग दी थी अभी, और ये कहा था खबरदार जो आप हिजबुल्लाह की तरफ बढ़े। और हिजबुल्लाह के ऊपर अब इन्होंने रॉकेट और मिसाइल चला दिए हैं। हिजबुल्लाह कहाँ है? हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजिक लोकेशन समझिए। इजराइल एक खड़े केले की तरह देश है, नक्शा इधर उधर हो सकता है। उस केले के एक तरफ गाज़ा पट्टी है। गाज़ा पट्टी के 2 हिस्से हैं, लंबा है गाज़ा पट्टी भी, वो उसका नाम ही पट्टी है। ऊपर का हिस्सा जो पट्टी का है वो नॉर्दर्न गाज़ा पट्टी कहलाता है। नीचे वाला जो इजिप्ट के सीमा से मिलता है वो दक्षिण गाज़ा पट्टी कहलाता है। तो दक्षिण गाज़ा पट्टी में सबसे ज़्यादा अत्याचार इन दिनों चल रहे थे, और हिजबुल्लाह के मिसाइल छोड़ने के बाद अब इजराइल को दक्षिण गाज़ा पट्टी में जो गरीब, मज़दूर, बीमार, शरणार्थी, भूखे, जिनके पास खाना नहीं है, मरीज़, उनके ऊपर रोज़ मिसाइलें अस्पतालों में गिराने का काम कर रहा था, ऐसा आरोप लगा है। वो छोड़ के अब इसने अपनी सीमाएं अपने केले के नीचे वाले हिस्से से केले के ऊपर वाले के हिस्से की तरफ ले गया है। तो जो केले का ऊपर का हिस्सा है उसके ऊपर एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी बैरूत है। जो दक्षिण लेबनान है, यानी इजराइल के ठीक ऊपर का हिस्सा, वहाँ पर राज चलता है अगर किसी का तो हिजबुल्लाह का चलता है। और ये उस हिजबुल्लाह के साथ में लड़ाई करने के लिए अब इजराइल आगे बढ़ रहा है। तो वो हिजबुल्लाह, 1.5 लाख मिसाइल वाला हिजबुल्लाह, जिसको पता है कि आयरन डोम कैसे भेजते हैं, उस हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने पंगा ले लिया है। और उसके साथ इस बार तुर्की भी खड़ा हुआ है, ईरान भी खड़ा हुआ है, बहुत सारे अरब देश भी खड़े हुए हैं।
यानी उस पूरे क्षेत्र में एक नई अशांति खड़ी होने जा रही है, और ये अशांति तब हो रही है जबकि ईरान और तुर्की उसके साथ में है, और इज़राइल अपना प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं वो खो चुका है। और लगातार 2012 से उसके जो दुश्मन हैं वो उसके ऊपर एक एक मिसाइल, दो दो मिसाइल फेंक फेंक के, हमले कर कर के, टेस्टिंग कर कर के, चेक कर कर के जान चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो आयरन डोम को कैसे भेजना है। और इस बार अब तो ये खुल्लम खुल्ला कई मामले होने लग गए। पिछले साल अक्टूबर का मामला देख लो, ये देख लो, सारा मैंने आपको बताया। तो ये जो सीन बन गया है पूरा का पूरा, ये सीन ऐसा बन गया है कि अब इज़राइल के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इज़राइल के ऊपर जो 3-4 हमले हुए पूरे अरब देशों ने मिलकर किए और वो नाकाम रहे, और इस बार वो कामयाब हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अमेरिका जब वार्न करता है, जब आप देखते हर तरफ से ये दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में एक बड़ी मुसीबत इज़राइल के सामने दिखाई दे रही है। अगर ये वॉर होता है तो इस बार का वॉर वैसा नहीं होगा जिसमें इज़राइल एक तरफा जीत और जीत दर्ज करता जाता था। इस बार अमेरिका के साथ होने के बावजूद चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं, और अमेरिका भी अगर वहाँ पर चुनाव चल रहा है तो बहुत ज़्यादा अमानवीय रुख नहीं अपना सकता। अपने ही वोटर उसको वोट नहीं देंगे। गाज़ा के मामले में आपने देखा होगा कि कैसे कैसे चुनाव नज़दीक आता गया और बाइडेन के सुर बदलते गए। वो गाज़ा में राहत सामग्री और दूसरी चीज़ों की बात करने लगा। जिस अमेरिका की शह पर उसको कुचला जा रहा था, वही अमेरिका गाज़ा की तरफ से बात करने लगा और इज़राइल को पब्लिकली धमकी देने लगा। इन सारी चीज़ों के बीच में ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें चुनाव है तो अमेरिका भी सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखेगा। तो चारों तरफ से इज़राइल के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं, नेतन्याहू के लिए दिन अच्छे नहीं हैं, और ये वॉर हो सकता है कि इज़राइल पर भारी पड़े। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।